हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आज हम 25 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से इतिहास के क्वेश्चन होंगे, कुछ भारतीय संविधान से क्वेश्चन होंगे, कुछ भूगोल से क्वेश्चन होंगे और कुछ करंट अफेयर्स और कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किए जाएंगे। और आज का क्लास जो कि 6वां नंबर होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से 5 तक क्लास कर चुके हैं स्टैटिक जीके के। काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल से, बी ऑप्शन है सिक्किम से, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। तो कर्मा नृत्य जो है यह मध्य प्रदेश राज्य से जो है कि संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। या कर्मा नृत्य जो है कि मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कर्मा नृत्य के बारे में। आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। कर्मा नृत्य जो है यह भादो माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पूछेगा तो बताएंगे भादो में मनाया जाता है, यानी कि अगस्त से सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगस्त से सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि मास के एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, इस नृत्य का उद्देश्य क्या है? इसमें पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है मनाने का। अगर उद्देश्य पूछता है तो इसका उद्देश्य यह है कि अच्छी फसल के लिए जो है कि कर्मा नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और प्रकृति और कर्म देवताओं के लिए ये जो है कि एक प्रकार का समर्पित है। अब हम बात करेंगे कर्मा नृत्य जो है इसमें क्या किया जाता है। तो कर्मा नृत्य में जो है कि इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। देखिए जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोनों लोग भाग लेते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर या कमर पर हाथ रखकर गोल घेरे में घूमकर नृत्य करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अल्पना जो है यह पश्चिम बंगाल का लोक कला है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह कला जो है कि शुभ अवसर, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान घरों में फर्श और दीवारों को जो है कि लिपाई पोताई के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अल्पना त्यौहार जो है यह जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकार का त्यौहार है तो वहाँ पर क्या होता है, घर की सफाई भाई होती है, उसी को यहाँ पर कह रहा है कि अल्पना जो है कि ये एक प्रकार का लोक कला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य यह है कि अल्पना कला का उद्देश्य यह है कि यह पवित्रता और प्रतीक माना जाता है, पवित्रता का एक प्रतीक माना जाता है, जिसमें यह देवी देवताओं को स्वागत के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि हम घर पुताई लिपाई जो कर देंगे तो हमारे घर में देवताओं का प्रवेश होगा, ऐसा हमारे पूर्वजों का मानना था। ठीक है, और ये खास तौर पर जो है कि दुर्गा पूजा के दौरान मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे गाया गया है या ये किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, संथाली में लिखा गया है या मुंडा में लिखा गया है या अवधी में लिखा गया है या संस्कृत में लिखा गया है। तो रामचरितमानस को जो है कि अवधी भाषा में लिखा गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। रामचरितमानस जो है यह भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्या है ये? तो यह एक भारतीय साहित्य का ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय साहित्य का एक ग्रंथ है जिसे 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा था। ठीक है, किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है कि अवधी भाषा में लिखा था। अगर पूछेगा कि ये किस भाषा में है तो अवधी भाषा में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि रामचरितमानस को कितने भागों में बांटा गया है? तो रामचरितमानस को जो है कि 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और रामचरितमानस को ही जो है कि इसे हम कांड भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सितंबर 2005 को अधिनियमित भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रांटर मनरेगा अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल न्यूनतम मजदूरी पर न्यूनतम भुगतान करने की अधिकार देता है। कितने दिनों के लिए अधिकार देता है पूछा है यहाँ पर? 120 दिन का, बी ऑप्शन है 180 दिन का, सी ऑप्शन दिया है 150 दिन का, डी ऑप्शन दिया है 100 दिनों का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 100 दिनों का जो है कि मनरेगा अधिकार देता है। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि अब इसमें हम बात कर लेते हैं मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम के बारे में कौन कौन आते हैं। तो मनरेगा के तहत काम करने वाले कार्य जो है कि जल संरक्षण और जल संचयन है। दूसरे नंबर पर आता है सिंचाई, नहरों की और कुओं का निर्माण करना। तीसरे नंबर पर आता है वनरोपण और वृक्षारोपण। चौथे नंबर पर आता है सड़क निर्माण और ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ाना। और छठे नंबर पर आता है बाढ़ नियंत्रण में सुधार कार्य करना। और सातवें नंबर पर आता है भूमि का विकास और भूमि का सुधार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है? ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है मालदीव, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा
म्यांमार देश जो है यह सार्क देश का सदस्य नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसका स्थापना पूछता है कि इसका स्थापना कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, तो इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अभी ये फिलहाल में जो है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अगर यहाँ पर मुख्यालय पूछता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय जो है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि सार्क देश में जो है कि कौन कौन देश शामिल हैं। तो पहले नंबर पे है आप अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे है भूटान, चौथे नंबर पे है भारत, पाँचवें नंबर पे है मालदीव, छठवें नंबर पे है नेपाल, सातवें नंबर पे है पाकिस्तान और आठवें नंबर पे है श्रीलंका। ठीक है, ये इतने देश जो हैं कि सार्क देश के जो है कि सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है G20 समूह में कितने सदस्य हैं। चलिए बताइए फटाफट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा G20 समूह में जो है कि 21 सदस्य देश शामिल हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से देश हैं उसके बारे में। तो इसमें जो है कि G20 में टोटल 19 देश और 2 क्षेत्रीय निकाय शामिल हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है कि 19 देश और प्लस 2 क्षेत्रीय निकाय देश शामिल हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि टोटल 21। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से 21 देश हैं। तो पहले नंबर पे है अर्जेंटीना, दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील, चौथे नंबर पे है कनाडा, पाँचवें नंबर पर है हमारा चीन, छठे नंबर पे है फ्रांस, सातवें नंबर पे है जर्मनी, आठवें नंबर पे है भारत, नौवें नंबर पे इंडोनेशिया, 10वें नंबर पे है इटली, 11 नंबर पे है जापान, 12 नंबर पे है मेक्सिको, 13 नंबर पे है रूस, 14 नंबर पे है सऊदी अरब, 15 नंबर पे है दक्षिणी अफ्रीका, 16 नंबर पे है दक्षिणी कोरिया, 17 नंबर पे तुर्की, 18 नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और 19 नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम बात कर लेते हैं 2 क्षेत्रीय निकाय कौन कौन से हैं। तो 2 क्षेत्रीय निकाय जो है कि यूरोपीय संघ है और दूसरा है अफ्रीकीय संघ, यानी कि टोटल हमारा जो है कि 21 हो गया। ठीक है, बात कर लेते हैं G20 का स्थापना कब हुआ था। तो G20 का स्थापना जो है कि 1999 एशियाई वित्तीय संगठन के बाद हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1999 के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे। ए ऑप्शन है जयपुर घराना, बी ऑप्शन है ग्वालियर घराना, सी ऑप्शन है दिल्ली घराना, डी ऑप्शन है किराना घराना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल करीम खान जो हिंदुस्तानी संगीत के हैं ये प्रतिपादक, ये किराना घराना से संबंध रखते थे। आंसर हमारा इसमें 7वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंध है। ए ऑप्शन है कजर, बी ऑप्शन चैती, सी ऑप्शन है कर्नाटक संगीत, डी ऑप्शन है हिंदुस्तानी संगीत। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है यह कर्नाटक संगीत से जो है कि संबंधित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 6 फुट, बी ऑप्शन है 8 फुट, सी ऑप्शन है 10 फुट, डी ऑप्शन है 12 फुट। तो फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है कि इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 8 फुट होनी चाहिए। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया है गैब्रियल गार्सिया मार्केज हैं, बी ऑप्शन दिया है E.M. फोर्टिज हैं, सी ऑप्शन है जॉर्ज एलियटल हैं, डी ऑप्शन दिया है लियो टॉल्स्टॉय हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अन्ना कैरेनिना के लेखक जो है कि लियो टॉल्स्टॉय हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है घनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है अगेन, बी ऑप्शन है दिनकर, सी ऑप्शन है निराला, डी ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो घनपत राय को जो है कि प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जो प्रेमचंद्र जी हैं ये हिंदी और उर्दू साहित्य के एक लेखक माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी और उर्दू साहित्य के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म जो है कि इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर गांव पूछता है तो लम्ही बताएंगे। ठीक है, इसे गांव नहीं पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं उन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है या घनपत राय श्रीवास्तव को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इन्हें कलम का ध्यान दीजिएगा और इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही भी कहा जाता है। ठीक है,
आगे हम बात करेंगे, उन्हें लगभग 300 कहानियां और 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 300 कहानियां, 300 कहानियां और इन्होंने जो है कि 1.5 दर्जन, ठीक है, 1.5 दर्जन से अधिक जो है कि उपन्यास भी लिखे थे। अब हम इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में बात कर लेते हैं, यानी प्रसिद्ध रचना के बारे में। रचनाएं के बारे में कौन कौन सी इनकी रचना है, तो इनका रचना जो है गोदान, गोदान, ठीक है, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, ठीक है, उसके बाद कर्म भूमि, उसके बाद प्रतिज्ञा और प्रेमाश्रम उनके प्रमुख उपन्यास थे। ठीक है, और इनकी कहानियों की बात कर लें, अगर हम इनकी कहानियों की बात कर लें, कहानी कौन कौन सी थी, तो इनकी कहानी जो था पूरस की रात, पूरस की रात, कफन, ठीक है, ईदगाह, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, बड़े घरों की बेटियां और पंच परमेश्वर बहुत प्रसिद्धि हैं। ठीक है, ऐसे इनकी जो है कि कहानियां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 23 अगस्त को, 18 नवंबर को, 15 सितंबर को, 7 अगस्त को। तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस जो है कि यह 7 अगस्त को मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। ए ऑप्शन दिया है पंडित रविशंकर, बी ऑप्शन है पंडित शिव कुमार शर्मा, सी ऑप्शन है पंडित विश्व मोहन भट्ट, डी ऑप्शन है उस्ताद जाकिर हुसैन। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है कि इसमें पंडित रविशंकर जी हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर जो हैं यह 7 अप्रैल 1920 से 11 दिसंबर 2012 तक भारत के एक विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इन्होंने 20वीं सदी में सबसे महान संगीतों में से एक माना जाता है, 20वीं सदी के। ठीक है, 20वीं सदी के, एक मिनट, 20वीं सदी के इन्हें महान संगीतकार माना जाता है। और इनका जन्म अगर पूछता है, जन्म पूछता है तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और इन्हें सम्मान की बात करें या पुरस्कार की, इन्हें पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो इन्हें 1999 में जो है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भारत रत्न, ठीक है, और साहित्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किए गए और उन्हें 3 ग्रैमी पुरस्कार भी दिए गए हैं। इन्हें 3 ग्रैमी पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं। ए ऑप्शन दिया है गौहर जान, बी ऑप्शन है विनोदिनी दासी, सी ऑप्शन है बागेश्वरी कमर, डी ऑप्शन है रसुलन बाई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें से एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक पूछा है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बागेश्वरी कमर जो है यह एक महिला प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने 1983 में चंडीगढ़ में शहनाई की रानी का ताज पहनाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बागेश्वरी कमर को जो है कि चंडीगढ़ में, ठीक है, किसका ताज पहनाया गया था, तो शहनाई की रानी का ताज पहनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, उड़ीसा के बरगद जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है। ए ऑप्शन है भगवान राम को, बी ऑप्शन है भगवान वामन को, सी ऑप्शन दिया है भगवान वराह को, डी ऑप्शन है भगवान कृष्ण को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण को जो है कि यह समर्पित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय सिंदूर संवेदन केंद्र कहाँ इसका मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है बेंगलुरु, डी ऑप्शन है मुंबई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सिंदूर संवेदन केंद्र जो है कि हैदराबाद में स्थित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र शैली है, कैसी शैली है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इसरत है, चंदेरी है, बांधनी है, पौठनी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र शैली जो है कि यह जो है कि बांधनी शैली है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ए ऑप्शन है कोलंबो, बी ऑप्शन है कैडी, सी ऑप्शन है नेगम्बो, डी ऑप्शन है जाफना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर जो है कि कोलंबो है। आंसर हमारा इसमें जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। श्रीलंका जो है यह लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य दक्षिणी एशिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो यह
दक्षिणी एशिया में स्थित है, दक्षिणी एशिया में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यह एक द्वीप देश है, यह भारत के दक्षिणी तट में लगभग 31 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और पूछता है कि श्रीलंका किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर में जो है कि श्रीलंका देश स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछता है कि श्रीलंका देश का कार्यकारिक और न्यायिक राजधानी क्या है। कार्यकारिक और न्यायिक राजधानी पूछता है तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर वाणिज्य राजधानी पूछता है, यानी कि राजधानी पूछता है, तो इसकी राजधानी श्रीलंका का कोलंबो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इसकी आधिकारिक भाषा जो है कि श्रीलंका का सिंहल और तमिल है। ठीक है, और 2022 के अनुसार, अगर 2022 के अनुसार जनसंख्या यहाँ का कितना था, तो 2.2 करोड़ था। ठीक है, और श्रीलंका देश का मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा की अगर बात करते हैं हम, तो इसकी मुद्रा जो है कि श्रीलंकाई रुपया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो है कि अधिकांश जो है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु का, बी ऑप्शन है केरल का, सी ऑप्शन है कर्नाटक का, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल का। तो भटियाली जो है यह पश्चिम बंगाल का जो है कि संगीत लोक कला है। डी ऑप्शन सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था। ए ऑप्शन है ग्रामीण बैंक, बी ऑप्शन है आरोहण बैंक, सी ऑप्शन है प्रथम ग्रामीण बैंक, डी ऑप्शन है विकास बैंक। तो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कि प्रथमा ग्रामीण बैंक है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है। ए ऑप्शन है 4000, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 1000, डी ऑप्शन है 3000। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अटल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन न्यूनतम जो है कि 2000 है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। ए ऑप्शन है शिरीन फरहाद, बी ऑप्शन है भक्त प्रहलाद, सी ऑप्शन है इंद्र सभा, डी ऑप्शन है आलम आरा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में निम्नलिखित में से बोलती फिल्म कौन सी थी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।